हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं शशि स्वागत करता हूं अपनी इस यूट्यूब चैनल पे। एक छोटा सा सेक्शन मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूं और आज के इस लेक्चर के माध्यम से अभी जो हाल ही में संपन्न या हाल ही में अभी जो चल रहा है 66 बीपीएससी मेंस का एग्जाम, इस 66 बीपीएससी मेंस के एग्जाम के अंतर्गत पेपर 1 जीएस का अभी बीता हुआ है। तो पेपर 1 के अंतर्गत किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, कितने टॉप लेवल के क्वेश्चन थे और कितने आसान लेवल के क्वेश्चन थे, इस पे हम बातचीत करेंगे। इस लेक्चर के माध्यम से इसमें से एक क्वेश्चन मैं पूरी तरह से आपको फ्रेमिंग करके दिखाऊंगा कि एक शानदार उत्तर कैसे लिखा जा सकता है और कैसे मतलब आप परफॉर्म अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। उसके पश्चात बाकी क्वेश्चंस को मैं ओवरव्यू देते जाऊंगा। आप प्रयास करेंगे अपना क्वेश्चन लिखने का जो एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। दिक्कत परेशानी होगी तो फिर मैं एक लेक्चर और भी इस पर डिटेल्स, इसका एक मॉडल आंसर मतलब कैसे होना चाहिए तमाम क्वेश्चंस का, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। हालांकि बीपीएससी का जो फाउंडेशन बैच चलता है उसमें मैं पूरी तरह से इसको ऑफलाइन भी इस तमाम क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा कि किस तरह से इस आंसर को लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आइए लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, लेक्चर प्रारंभ करने से पहले लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज ऑफलाइन क्लासेस भी ऑर्गेनाइज करता है। अलग अलग बैचेस यहाँ पे हैं। ऑन डे एग्जाम के लिए अलग बैच है और बीपीएससी के लिए अपना फाउंडेशन बैच भी चलता है, जिसके माध्यम से गोपालगंज में ऐसे पहले हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पूरी तरह से आंसर राइटिंग के साथ साथ तमाम चीजों पर प्रैक्टिस कराया जाए। सामान्यतः आप बीपीएससी की तैयारी तो करते हैं, लेकिन आपको आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कराने वाले बहुत कम मिल पाते हैं। तो आइए ज्वाइन करिए फाउंडेशन बैच बीपीएससी का, जहां पे कंप्लीट एक मॉडल कंप्लीट कैसे प्रिपरेशन किया जाता है। पीटी के साथ साथ हम मेंस की आंसर राइटिंग भी तैयार करवाते हैं और आंसर राइटिंग किस तरह से होता है इसका लगातार हम प्रैक्टिस भी करवाते हैं अपने क्लास में। ठीक है, इस छोटे से पता क्वेश्चंस के बारे में मिंज स्टेडियम के पश्चिम में ये चलता है। जियो ऑफिस जो है उसी के पीछे ग्लोबल कंप्यूटर के ऊपर एक संस्थान चलता है। किसी भी सूचना के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। कोचिंग का अपना यूट्यूब चैनल है लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगामी जो भी पेपर यहाँ पे अभी कंप्लीट होगा 66 के अंतर्गत पेपर 2 और ऑप्शनल का पेपर, उसका भी मैं डिटेल्स वीडियो बनाकर डालूंगा। टेलीग्राम चैनल है लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज, जहां पे ये तमाम चीज़ों का पीडीएफ भी अपलोड किया जाएगा, तो इसको आप ज्वाइन कर लें। तमाम पीडीएफ और सूचनाएं आपको मिलते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 66 बीपीएससी पेपर 1, आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो पेपर 1 में आपको पता है कि पेपर 1 के तहत टोटल 3 सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन 1 में भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय इंडियन कल्चर। ध्यान रखें, इसका एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री में इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है। केवल आधुनिक भारत के इतिहास, वो भी बिहार से जो रिलेटेड ज्यादा होता है वहां से क्वेश्चन अच्छा खासा पूछता है। और दूसरा है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत हर साल मतलब जो कल्चर है उस पर कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कभी कभी मौर्य कला पूछा जाता है, तो 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्टेड है। एक मौर्य कला है, फिर आगे पाल कला है, उसके पश्चात एक गुप्तन आर्ट है, गुप्ता कला, और एक है पटना चित्रकला या पटना कलम। ये चारों क्वेश्चन मतलब काफी सिलेक्टिव क्वेश्चन है। हर साल इन 4 में से एक तो आना ही है। मतलब इन्हीं 4 जो कल्चर की ये चारों, एक बार आप फ्रेमिंग बनाकर इसको तैयार करके रख लीजिए। पिछले 2 साल में देख लीजिए कि इनमें चारों में से कौन नहीं आया है, तो आप अंदाजा आराम से लगा सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर कौन आएगा। अभी मैं बताऊंगा इस बार जो भी आया पूरी तरह से किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, वो तमाम मतलब पहले से ही वो तय था। नेक्स्ट, दूसरे सेक्शन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घटनाक्रम पूछा जाता है। घटना चक्र नहीं, ये घटनाक्रम है। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। सांख्यिकी यानी डीआई के क्वेश्चन 3rd सेक्शन में पूछे जाते हैं। आपको पता है कि जो पहला सेक्शन है यहाँ से 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन रहता है, जिसमें 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना रहता है। दूसरे सेक्शन में 5 क्वेश्चन है, जहां पे आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तीसरे सेक्शन में टोटल क्वेश्चंस की संख्या है 4 और जहां पे डीआई के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 2। तो ये कुछ डिटेल्स है। टोटल 8 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है इस पेपर के अंतर्गत। काफी मतलब सिलेक्टिव ये हो जाता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चंस क्या रहा, तो आपको पता है कि आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत जो ये क्वेश्चंस है, आर्ट एंड हिस्ट्री के अंतर्गत पहला क्वेश्चन पूछा गया, संथाल विद्रोह के कारण क्या थे, उसकी गति और उसके परिणाम क्या थे। सॉरी, सबसे पहले क्वेश्चन मिले तो आप हड़बड़ाहट में क्वेश्चन लिखना प्रारंभ न कर दें। सबसे पहली खासियत है, क्वेश्चन लिखने से पहले आपको एक अच्छी समझ होनी चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है।
जब तक आप इसको नहीं पकड़ पाएंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तब तक आपको जो याद होगा वो लिखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ये कोशिश करिए कि क्वेश्चन में एग्जामिनर चाहता क्या है या पूछा क्या गया है, कितने पार्ट में ये क्वेश्चन फ्रेमिंग की गई है, कितना पार्ट में इसको लिखना है। तो आइए देखते हैं इसको। तो संथाल विद्रोह के कारण क्या थे, तो क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि संथाल विद्रोह के कारण क्या थे, इसको आपको लिखना है। दूसरे पार्ट में इसको लिखा है कि इसकी गति मतलब कैसे स्टार्ट हुआ और यह आंदोलन कैसे बढ़ा, इसके बारे में एक पार्ट लिखना है। फिर लास्ट में पूछा गया है इसके परिणाम क्या थे, ये भी लिखना है। टोटल मिलाकर कहें तो क्वेश्चन के 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये कहने का मतलब है पार्ट 1 में पूछा गया है कि कारण क्या था, पार्ट 2 में पूछा गया इसकी गति मतलब किस प्रकार से आंदोलन आगे बढ़ा, और तीसरे पार्ट में पूछा इसका प्रभाव क्या था। अब इन तीनों पार्ट को आपको आंसर में टच होना चाहिए। 38 नंबर का क्वेश्चन है तो आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 13। एक पार्ट के लिए लगभग 13 नंबर आपको मिलेगा। अब आप किससे मान लीजिए कि उसके गति को नहीं लिखते हैं, बाकी 2 पार्ट को आप लिख देते हैं, तो 13 दूना 26 नंबर में से ही आपको काट छाट के जितना मिलना होगा मिलेगा। तो सबसे पहले आप ये समझने का प्रयास करें कि कितने पार्ट में बटा हुआ है और प्रत्येक पार्ट को आप टच करने का क्या करें, प्रयास करें। आप तीनों पार्ट लिखते हैं तो आपको 38 में से काट छाट कर मिलेगा। अगर 1-2 पार्ट को ही टच करते हैं तो फिर उसी में से काट छाट कर आपको मतलब अपना मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो पहली बात ये 3 पार्ट में बटा हुआ है, कारण, उसकी गति और उसका परिणाम। तो आइए देखते हैं इसका अगर आंसर लिखते हैं तो इसका आंसर क्या हो सकता है। सबसे पहले पूछा गया है संथाल विद्रोह का कारण, तो सबसे पहले आप कारण क्या हो सकता है इस पे डिस्कस करते हैं। कारण, अब देखो इतिहास के क्वेश्चन लिखना थोड़ा सा इजी होता है। मैं ऑप्शनल जब पढ़ाता हूं अपने फाउंडेशन बैच में तो इस बात को पहले ही मतलब हिस्ट्री प्रारंभ करने से पहले इस बात को नोटिफाई करता हूं कि इतिहास को लिखते समय 4 बातों को मतलब आपको ध्यान में रखना है। आप कोई भी क्वेश्चन लिखें, पॉलिटिकल साइंस के लिखें, किसान इशू पर लिखें, 4 बात को मतलब दिमाग में आप बांध कर रखें। सबसे पहले इसका राजनीतिक कारण क्या होगा, यानी राजनीतिक कारण इसका क्या होगा। दूसरा, इसका आर्थिक कारण क्या होगा, ये भी देखें आर्थिक कारण क्या होगा। तीसरा, इसका सामाजिक कारण क्या होगा, सामाजिक कारण क्या होगा। वैसे ही आप इसका सांस्कृतिक या कल्चरल इम्पैक्ट क्या होगा, ये भी आप देखें। इन 4 बातों को आप अगर पकड़ कर रखते हैं तो मतलब ये 4 बातें आप लिख देते हैं क्वेश्चन के अंतर्गत, किसकी राजनीतिक कारण ये थे, आर्थिक कारण ये थे, सामाजिक कारण ये थे, सांस्कृतिक कारण ये थे। तो आपका क्वेश्चन का पहला जो सेगमेंट है या पहला पार्ट है संथाल विद्रोह के कारण क्या थे, ये आपके कंप्लीट हो जाएगा। अब प्रभाव भी लिखें, अगर इसका परिणाम क्या था, तो आप ये चारों सेक्शन को आप लिख सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में 4 ये बातें, जैसे आप कृषि बिल पे लिखें तो कृषि बिल इतना आया, इस पे हंगामा चल रहा है, तो इसकी 4 बातें सोचें। इनकी राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज पे, अर्थव्यवस्था में विशेषकर किसानों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे आगे और क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये चारों बातें सोचे आप। तो वैसे ही इसके कारण की बात करें तो ये चारों सोचना है। तब आप लिखेंगे राजनीतिक कारण क्या था, तो राजनीतिक कारण में जैसे आप इसको और डिटेल्स में जाएं तो राजनीतिक कारण में लिखेंगे कि जो संथाल परगना या संथाल जो लोग हुआ करते थे उनकी एक अपनी व्यवस्था हुआ करती थी। ये जनजाति एक प्रकार के लोग थे, इनकी अपना व्यवस्था हुआ करता था, एक पंचायत टाइप का हुआ करते थे। ये सामूहिक नेतृत्व पे काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार हुआ तो वहां पे लगातार इन लोगों की संख्या इन लोगों के क्षेत्रों में बढ़ने लगी और राजनीति में उनकी हस्तक्षेप होने लगी। तो ये तो हो गया राजनीतिक कारण। दूसरा, आर्थिक कारण, ये लोग, इन लोगों के अंतर्गत जो जमीन वगैरह था ये पूरी तरह से उस पे मतलब सामूहिक अधिकार था। लेकिन जैसे आपको पता है कि जमींदारी प्रथा और अस्थायी बंदोबस्ती जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रारंभ की गई तो इनके क्षेत्रों में जमींदारों और साहूकारों को बढ़ा दिया गया और जमींदार साहूकारों को इनकी जमीन पे अधिकार दिया जाने लगा। तो ये कुछ आर्थिक कारण हो गए, तब आर्थिक में लिख देंगे। दूसरा, सामाजिक कारण, सामाजिक कारण इनका अपना समाज और कल्चर एक अलग प्रकार का हुआ करता था जो मतलब मिलजुल कर साथ में रहते थे। लेकिन धीरे धीरे ईसाई मिशनरियों का उनके क्षेत्रों में आगमन हुआ और ईसाई धर्म का मतलब इनक्रोच उनका बढ़ता गया। इसके बिहाफ पे भी इन लोगों का मतलब गुस्सा बढ़ा और मतलब एक कारण ये भी था। तो इस तरह से कुछ डिटेल्स के साथ आप इसको लिखने का प्रयास करेंगे कि मतलब किस तरह से ये आगे बढ़ा। तो इस राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कारण ये लिख देंगे। एक इंट्रोडक्शन लेने के पश्चात एक पैराग्राफ में या 2-3 पैराग्राफ में, इसको छोटा छोटा पैराग्राफ लेते हैं तो 2 पैराग्राफ या 1 पैराग्राफ में इन तमाम बातों को आप लिख देंगे। ये एक पार्ट हुआ। अब इसकी गति, आपको पता है कि 1755-56 के आसपास ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था।
तो इसकी गति, सबसे पहले इसके सिद्धू और कान्हू दो व्यक्ति थे, सिद्धू और कान्हू, तो इन दोनों के द्वारा ही इस आंदोलन का प्रारंभ किया गया। तो 1855 में ये स्टार्ट हुआ। तो किस तरह से आंदोलन स्टार्ट हुआ और कहाँ कहाँ पे, जैसे ही आंदोलन स्टार्ट हुआ तो जमींदारों, साहूकारों, कंपनी के जितने सारे ऑफिसर्स वगैरह थे, इन लोगों का विरोध प्रदर्शन प्रारंभ हुआ, उन पे हमले करने लगे, उनको अपने क्षेत्रों से भगाने लगे। तो ये कुछ गति मतलब किस प्रकार से आंदोलन आगे बढ़ा, स्टार्ट हुआ, वहां से धीरे धीरे कैसे प्रक्रिया आगे बढ़ा। फिर लास्ट में इसका आपको लिखना है इसका इम्पैक्ट या इसका परिणाम, आउटकम क्या निकला। तो परिणाम में आप लिखेंगे कि फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस विद्रोह को देखते हुए मतलब दबाने के प्रयास करती है और जबरदस्त तरीके से इस विद्रोह को दबाने का प्रयास करती है और अंततः यह विद्रोह 1856 में विद्रोह को दबा दिया जाता है। विद्रोह को दबाने के पश्चात वहां पे एक संथाल परगना बनता है और संथाल परगना के गठन करके वहां के सभी अधिकार गवर्नर जनरल या वायसराय को दे दिए जाते हैं। वहां पे कुछ पॉलिटिकल परिवर्तन भी होता है। तो ये सारे परिणाम के तौर पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसमें मैप का इस्तेमाल करते हैं, मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 4 5 नंबर आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। आप एक भारत का मैप बना दीजिए, वहां पे एक बिहार का मैप बना दीजिए। बिहार में ये जो दक्षिण पूर्वी वाला ये इलाका है, इधर ही लगभग भागलपुर और ये राजमहल पहाड़ी वगैरह जितना ये इलाका था, यहीं पे ये विद्रोह हुआ था। तो एक मैप में ये दिखा दीजिए कि इधर ये संथाल वगैरह सब लोग रहते थे, तो ये इधर दिखा दीजिए। तो मैप का इस्तेमाल आप कर लेते हैं तो आपका 3 4 5 नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, जो 4 5 लोगों को मैंने भी गाइड किया है, मतलब इस 66 मेंस के लिए, उनका भी मतलब ये तमाम सिलेक्टेड क्वेश्चन था। 100% क्वेश्चन जो सिलेक्ट किया गया था वो 100% क्वेश्चन मैच कर दिया गया। मतलब जितना मतलब मॉक टेस्ट में क्वेश्चन मैंने कराया था 3 4 5 लोगों को जो मैंने गाइड किया है, वहां से पूरी की तरह एक संथाल विद्रोह अच्छा खासा मैं कराया था और मेरे स्टूडेंट वहां पे कोई दिक्कत नहीं हुए होंगे और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिए हैं, कोई दिक्कत। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें और देखें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि बिरसा आंदोलन के विशेषताओं की समीक्षा करें। बिरसा मुंडा के द्वारा जो आंदोलन चला उसी को बिरसा आंदोलन या मुंडा विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो इस मुंडा विद्रोह कैसे प्रारंभ हुआ, मतलब इसमें लिखा है कि केवल विशेषताएं, एक ही पार्ट है इसका, केवल इसकी मतलब जो भी विशेषताएं हैं, विशेषताएं मतलब इस आंदोलन की क्या कुछ खासियत थी वो बात आपको लिख देना है। तो सबसे पहले एक पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि ये मुंडा विद्रोह कैसे प्रारंभ हुआ और इसके मतलब थोड़ा बहुत क्लू देते हुए कि इसका क्या कुछ मुख्य रीजन थे, थोड़ा बहुत बताते हुए फिर लिख देंगे कि मुंडा विद्रोह के निम्नलिखित विशेषताएं थी। पॉइंट 1 पॉइंट 2 ऐसे करके 8-10 पॉइंट आप बिरसा मुंडा विद्रोह के ये तमाम चीजें विशेषताएं आप लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन काफी इजी था, आप इसको भी कर सकते थे। आप मॉडर्न हिस्ट्री जो पढ़ेंगे तो ये काफी मतलब फेमस क्वेश्चन है बिहार के लिए और तमाम जगहों के लिए। आप मॉडर्न हिस्ट्री अगर बीपीएससी आप तैयारी किए हैं तो ये संथाल विद्रोह, ये मुंडा विद्रोह, ये चंपारण सत्याग्रह, ये तो मतलब आप करते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आपने जितना प्रैक्टिस किया हुबहू वो क्वेश्चन वैसे ही आ भी जाता है, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे हिस्ट्री के सेक्शन में तो नहीं होना चाहिए। आप अच्छे से अगर कर रहे हैं, फाउंडेशन बैच वगैरह कर रहे हैं, अच्छा से आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन को समझना है। चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था। अब 1917 में ये चंपारण सत्याग्रह होता है। आपको पता है कि बिहार का ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पे ये सत्याग्रह हुआ। महात्मा गांधी, राजकुमार शुक्ल जी, राजेंद्र प्रसाद वगैरह, मेनली यहाँ पे महात्मा गांधी का ये पहला सत्याग्रह भी माना जाता है भारत में। तो थोड़ा बहुत इसका बैकग्राउंड देंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में। 3 कठिया व्यवस्था था, वहाँ पे नील का उत्पादन जबरदस्ती हो रहा था, किसान परेशान थे, ये थोड़ी सी बातें आप बैकग्राउंड देंगे। फिर ये क्वेश्चन का मेन इशू है कि ये कैसे एक निर्णायक मोड़ था, तो आप इस पे ज्यादा से ज्यादा बल देंगे कि इस मतलब आंदोलन के पश्चात निर्णायक मोड़ मतलब इसका क्या इम्पैक्ट आया, जो पूरे मतलब इसके पश्चात एक मतलब डिसाइडिंग फैक्टर हुआ आगे के आंदोलन में। तो यहाँ पे 5-6 पॉइंट आप आराम से लिख देंगे कि ये कैसे निर्णायक मोड़ था। तो पहली बार आंदोलन में किसानों के इशू को उठाया गया, एक नेशनल लेवल पे आंदोलन हुआ, इसमें महिलाओं ने भी थोड़ा सा भाग लिया और भी बहुत सारे लीडर इससे जुड़े, नए नए नेताओं का आगमन हुआ।
गांधी जी का पहला सत्याग्रह सफल हुआ। ऐसे ये 5-7 पॉइंट है, आप इसको लेकर थोड़ा सा एलोबरेट कर देंगे तो आपको स्वतंत्रता संघर्ष में थोड़ा सा निर्णायक मोड़ आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसके साथ भी और कुछ बातें हैं चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड जो आप इसमें ऐड कर देंगे तो आपकी ये तमाम चीजें आगे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसकी एक मॉडल आंसर, हम अच्छा खासा मॉडल आंसर अगले एक डिटेल्ड वीडियो में मैं आपके साथ करूंगा। वो लाइव सेक्शन होगा जहां पे आपको मॉडल आंसर कैसे तैयार किया जाए या आंसर और कैसे बेहतर तरीके से आप लिखा जा सकता है, ये आपसे हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता, नेहरू के विचार मतलब धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचार की विवेचना कीजिए। आपको पता है कि बिहार बीपीएससी में जितने ऑथर्स हैं उनके बारे में, गांधी जी के बारे में जयप्रकाश नारायण, रविन्द्रनाथ टैगोर और ये जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों की लाइफ से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी थॉट्स पे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हीं में से अब की बार पूछा गया है नेहरू के विचार के बारे में, आप कोशिश करेंगे अटेम्प्ट करने का। अभी बोले आर्ट्स कल्चर से 4 ही सब है जी, कल्चर से क्वेश्चन आता है, संस्कृति से मौर्य कला, पाल कला, गुप्ता कला और पटना कला। 4 में से एक तो आना ही आना है। कोई आप चारों को आप अच्छा से मतलब तैयार कर लीजिए। जो भी बच्चा तैयारी करता है 4 तो तैयार करता ही है। 4 में से आप पीछे क्वेश्चंस देख लीजिए, 2 कौन पूछा हुआ है और अब की बार क्या उम्मीद है, तो 2 क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए, एक तो इसमें से फंस जाना। तो ये काफी आसान प्रोसेस हो जाता है। पटना कलम के बारे में चित्रकला की मुख्य विशेषताओं को लिखना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब ये कुछ सेगमेंट में 19x2, इसमें से 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। सत्याग्रह पर गांधी जी के क्या विचार थे। जब आप गांधी जी के बारे में मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो काफी डिटेल्स यहाँ पे आप गांधी जी को पढ़ते हैं, क्योंकि किसी भी आईएएस का भी एग्जाम हो या किसी भी स्टेट पीएससी का एग्जाम हो, कहीं पे भी महात्मा गांधी से टोटल मेंस का लगभग 10% तो क्वेश्चन महात्मा गांधी अटेम्प्ट करते ही हैं। महात्मा गांधी से पूछा जाता है। चंपारण सत्याग्रह आपने देखा, सत्याग्रह पे गांधी जी का विचार देखा। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक उलट कर देखिए, क्वेश्चन पलट कर देखिए, किसी भी स्टेट पीएससी की चाहे यूपीएससी में गांधी जी से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। इतने इंपॉर्टेंट पर्सन है कि आप इनको इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। इसलिए गांधी जी के सत्याग्रह पर विचार आपको लिख देना है। सत्य के प्रति आग्रह क्या था, कैसे इन्होंने अपना थॉट्स दिया था, इसके बारे में। जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन, एक क्लिप लिखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जब पढ़ते होंगे या पढ़े होंगे तो आपको पता है कि जयप्रकाश नारायण का एक बहुत बड़ा योगदान था इस भारत छोड़ो आंदोलन में। तो बिहार से रिलेटेड के जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये भी क्वेश्चन कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, आसानी से हैंडल हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस और आईएनए, आप सुभाष चंद्र बोस आईएनए पढ़ेंगे जब 1843 के आसपास सिंगापुर में जो गवर्नमेंट वहां पे स्थापित हुई थी, उसके आजाद हिंद का फौज को वगैरह गठन, जब सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप पढ़ेंगे ये भी क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, आप इसको भी अटेम्प्ट कर लेंगे। तो हिस्ट्री से ये 6 क्वेश्चन था, जिसमें से टोटल आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ये सामान्य कक्षा में आप जब पढ़ते होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर आप करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो मतलब ये काफी आसान, मतलब आपको क्या बोलते हैं, चुटकियों में इसको आप डील कर लेंगे। जब आप ठीक से अगर पहले से मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़े हैं, तमाम चीज़ों पे क्वेश्चन आंसर किए हैं, क्वेश्चन एक्सरसाइज का आप बार बार प्रैक्टिस किए हैं, या आपके क्वेश्चन आंसर को एक अच्छा चेक किया गया है, अच्छा से आप सब कुछ किए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हिस्ट्री अटेम्प्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स के सेगमेंट्स थोड़ा सा टफ रहे, जितना एक्सपेक्ट किया गया था, मुझे जितनी उम्मीद थी कि इतना आसान क्वेश्चन आएगा, कुछ सिलेक्टिव मतलब मैंने भी करवाया था, वहां से काफी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए और को थोड़ा सा टफ आए। एग्जामिनेशंस की यही खासियत है, बहुत सारे क्वेश्चन जैसे हिस्ट्री का तो बहुत 100% क्वेश्चन मैच कर दिया गया, लेकिन करंट अफेयर्स में जो उम्मीद थी वहां से बहुत कम उम्मीद मतलब लगा और क्वेश्चंस बहुत कम वहां से टच किए। ये तो मतलब काफी अटपटांग टाइप का ये क्वेश्चन था, ऐसा लगा कि मतलब आयोग कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव मोड में क्वेश्चंस बना दिया। जैव ईंधन स्टारडम्स 1.0 के द्वारा संचालित विश्व के प्रथम व्यापारिक रॉकेट, इसके बारे में लिखना है। ब्रिक्स के उभरते मुद्दों के बारे में लिखना है। वैश्विक स्थिरता के लिए साझेदारी, साझा सुरक्षित अभिनव भारत, इसके बारे में लिखना है। आगे बढ़े तो ये सब क्वेश्चंस है, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, तो एक बार इस क्वेश्चंस को देख लें। आगे डीआई का भी प्रश्न है, इसको भी आप अच्छा से देख लेंगे। इसका कंप्लीट मॉडल आंसर भी मैं तैयार करूंगा और बहुत जल्द एक कंप्लीट मॉडल आंसर के साथ मैं मिलूंगा। एक ओवरव्यू मैंने आप इस पेपर के बारे में दे दिया है, आप इसको समझें और समझने का प्रयास करें। आप तैयारी अगर करते हैं 6-7 माह साल भर से आप तैयारी करते हैं तो आई होप ये आप क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे और तमाम क्वेश्चंस को आप बना लेंगे। अन्यथा आप इस क्वेश्चन को लिखने में एलिजिबल नहीं है तो फिर अपने आप को जज करें कि क्या ऐसी कमी रही है कि आप नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, आप
चाहें तो बीपीएससी का मेरे द्वारा भी फाउंडेशन बैच लिया जाता है, तो आप इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप एक माह में आप अपने आप में परिवर्तन देख सकते हैं कि मैंने जो यहाँ पे आपको कराया है या जो मैं प्रक्रिया के तहत बच्चों को पढ़ाता हूँ वो किस प्रकार से आपको बेनिफिशियल होगा। गोपालगंज में शायद मैं ये पहले बार ऐसा हो रहा है लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के माध्यम से कि इस फाउंडेशन बैच में आंसर राइटिंग, सबसे बड़ी बात है कि आंसर राइटिंग कराया जाता है, आपका आंसर चेक होता है, कहाँ पे गलती आप कर रहे हो उस तमाम चीजों को हाईलाइट किया जाता है, बताया जाता है। ठीक है, तो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, आकर क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़, ये सब डीआई का ही प्रश्न था, डीआई का ये सब प्रश्न है, डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो लक्ष्य सिविल सर्विसेज की तरफ से तमाम लोगों को बधाई, गुड लक जो 66 का मेंस दे रहे हैं, और आपको भी फ्यूचर की बधाई। आप भी अपनी तैयारी करें और क्वेश्चंस आगे अब सेकंड पेपर में क्या क्वेश्चंस होगा उसकी भी चर्चा बहुत जल्द हम आपके साथ करेंगे, और इन तमाम चीज़ों पे मॉडल आंसर, एक कंप्लीट आंसर किस तरह से बेहतरीन हो सकता है इस पर भी हम बातचीत करेंगे यूट्यूब के माध्यम से या ऑफलाइन क्लासेस में, तो ये तमाम चीज़ें डिस्कस होगी ही। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।